जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। तो हमने पिछली क्लासों में हमने कर्नाटक वॉर तक पढ़ चुके थे। आज हमारा जो चैप्टर है वो है अंग्रेजों की बंगाल विजय। तो सभी आप नया चैप्टर डाल लें कि क्या है अंग्रेजों की बंगाल विजय, कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से बंगाल को जीता था और क्या क्या बंगाल में हुआ। तो शुरुआत करते हैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए। तो चैप्टर का नाम डालें अंग्रेजों की बंगाल विजय, कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने बंगाल को जीता है, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अंग्रेज जो हैं इस समय कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं? एक तो बंगाल, दूसरा बॉम्बे, या उस समय का जो कह सकते हो मराठा वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र जो मराठों के अंदर अंतर्गत है, और तीसरा आप मद्रास। तो इस समय पे जो है ये जो मेन जगह है जो इनकी, ये है बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। इनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। लेकिन क्या होता है, अंग्रेज जो हैं अपना क्या है केंद्र बंगाल में स्थापित करते हैं। बंगाल में ही क्यों स्थापित करते हैं? इसके पीछे कारण है कि बॉम्बे जो है, बॉम्बे में इस समय है जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र क्षेत्र है, इसमें है मराठी। और मराठी इस समय इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उनसे उलझना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर उनसे उलझे तो शायद क्या हो सकता है, हमको भारत से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो क्या कर रहे हैं वो अपना जो केंद्र है बॉम्बे में न बनाकर वो बंगाल में स्थापित करते हैं। और मद्रास उस समय क्या है, इतना विकसित नहीं है। और जो बंगाल है वो विकसित है क्योंकि मुगलों के नियंत्रण में था। तो मुगलों ने क्या किया था, बंगाल को अच्छा खासा विकसित कर रखा था। और बंगाल क्या है, तट के किनारे भी है, और जो इन्हें चीजें यहाँ से मिलनी होती थी वो सभी चीजें इनसे यहाँ से प्राप्त हो। तो लिखें अंग्रेजों ने बंगाल को केंद्र बनाया क्योंकि कारण कारण क्या था, बॉम्बे या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन आ चुके हैं, यहाँ पे कौन है इस समय, मराठे। और मराठा में किसका समय चल रहा है, पेशवाओं। जिस कारण से क्या है, इन्होंने बंगाल को अपना केंद्र बनाया। और बंगाल से इन्हें सब कुछ मिल जा रहा था। बंगाल से इन्हें रेशम, कुछ मसाले भी, और सिल्क, अफीम और नील, ये क्या हो रहा था, सब इन्हें मिल जा रहा था। तो इन्हें सब कुछ क्या है, बंगाल से मिल भी रहा है। बॉम्बे में न जाके, क्योंकि बंगाल बॉम्बे में रहेंगे तो क्या हो सकता है, उसे उलझना पड़ सकता है। इसी कारण क्या किया इन्होंने, बंगाल में ये शिफ्ट, सब कुछ मिल जा रहा है, इसी कारण बॉम्बे को केंद्र बनाया। यहाँ पे लिख लो, इसी कारण बंगाल को, सॉरी बॉम्बे नहीं, बंगाल को केंद्र बनाया। और बंगाल क्या है, तट के किनारे भी है। तट के किनारे है तो बंदरगाह आसानी से है। तट के किनारे बंदरगाह। तो इस समय कहाँ है, बंगाल में क्या है, अंग्रेजों ने अपना केंद्र बनाया। तो फिर समझते हैं बंगाल की क्या स्थिति है। तो बंगाल का इतिहास समझते हैं, बंगाल का इतिहास क्या रहा। तो बंगाल के बारे में समझते हैं। जो बंगाल जो था वो किसके नियंत्रण में था,
मुगलों के नियंत्रण। किसके नियंत्रण में है ये? मुगलों के नियंत्रण में। और यहाँ का जो सूबेदार बनाया हुआ था मुगलों ने, बंगाल का सूबेदार, इसका जो सूबेदार बनाया था वो बनाया था मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को। लेकिन क्या होता है, जब मुगलों का पतन चालू हो जाता है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, कब? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो क्या होता है, मुगल हैं उनका पतन चालू हो जाता है। पतन मतलब उनकी स्थिति खराब होने लग जाती है। मतलब मुगल जो हैं, जो मुगल राजा जो भी आएंगे वो इतने योग्य या शासक वो नहीं है, शक्तिशाली कि वो अपने साम्राज्य को संभाल सकें। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई राजा अपने शासन को संभाल नहीं पाएगा तो वो क्या होगा, उस राज्य का पतन होना चालू हो जाएगा या धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलने पड़ेगा। जो मुगल हैं वो अपने आप को तो इस समय संभाल नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, राज्य को किस प्रकार से संभालेंगे। तो क्या है, यह एक ताश के पत्तों की तरह क्या है, बिखर रहा है। तो मुगलों का पतन हो रहा है और ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। मुगल खुद को तो अब संभाल नहीं पा रहे, तो क्या है, आप साम्राज्य क्या संभाले। तो क्या हुआ था, 1717 का समय आया और जो बादशाह बनता है, फर्रुख शेख। कौन बादशाह बना? फर्रुख शेख। जो फर्रुख शेख जो शासक बनता है, ये क्या है, बहुत ज्यादा कमजोर शासक। ये कैसा है, कमजोर? मैंने बताया है कि अब जो भी शासक आएंगे, जब बादशाह आएंगे, वो क्या है, कमजोर है। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या करता है, मुर्शिद कुली खां बंगाल को लगभग स्वतंत्र कर लेता है, इसी कमजोरी का फायदा उठाया। और फायदा उठाकर क्या किया, बंगाल को लगभग क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। लगभग मैं इस वजह से कह रहा हूं कि बात तो मानेंगे, लेकिन मर्जी होगी उस तरह बात माने कि हमारी मर्जी है, हम माने या ना माने। तो मुर्शिद कुली क्या है, बाध्यकारी नहीं रहेगा, किसी चीज को उनकी बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं रहेगा। तो एग्जाम्पल ही मैं ऐसे ले सकता हूँ कि जैसे आप जब छोटे होंगे तो आपके पिताजी जो कहते होंगे आप उसको मानते होंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आप उनकी हर बात थोड़ी ना मानोगे। किसी चीज में आप भी उन्हें राय दोगे, मन किया तो मानोगे, नहीं मन किया तो नहीं भी मानोगे एक बार। उसमें कुछ सॉल्यूशन भी दे सकते हो। तो इसी क्या है, इसी क्रम में क्या है, मुर्शिद कुली क्या है, बात तो मान रहा है लेकिन उतनी नहीं जितनी जैसे पहले मानी जाती है। तो मतलब बंगाल क्या है, धीरे 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 अब मुगलों से दूर होता जा। तो यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको, कि मुर्शिद कुली खान ने क्या किया है, बंगाल को लगभग स्वतंत्र कर दिया। आगे कहानी बढ़ रही है। तो बंगाल का जो लिख सकते हो, बंगाल का जो प्रथम स्वतंत्र नवाब कौन बना, स्वतंत्र नवाब कौन है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। तो ये क्या है, स्वतंत्र, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है। कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक योग्य शक्तिशाली शासक है, इसी कारण से क्या हुआ, मुगलों ने, मुगल बादशाह ने इसकी योग्यता को देखकर
क्या किया, उड़ीसा की भी सूबेदारी दे दी। किसकी, उड़ीसा की, उड़ीसा का भी सूबेदार बना दिया। अब कौन सा क्षेत्र हो गया इनके पास, एक तो बंगाल वाला क्षेत्र और फिर उसके साथ उड़ीसा भी मिल गया। तो इसी क्रम में क्या करता है मुर्शिद कुली खां, क्या करता है अब अपनी राजधानी को परिवर्तन करेगा, क्योंकि अब राजधानी किस में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, क्योंकि जो राजधानी क्या है, दूर है, ढाका। तो इस वजह से क्या करेगा, उड़ीसा पे भी नियंत्रण हो सके और बंगाल पे भी। इसी क्रम में क्या करता है, इसने अपनी राजधानी, इसने राजधानी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाया। तो कौन लाया है, मुर्शिद कुली खां। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को बनाया। तो ढाका से इसकी राजधानी क्या आ गई, मुर्शिदाबाद। अच्छा खासा शासन चल रहा है। अब क्या है, इसने एक किसानों के लिए एक इजाकेदारी व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें क्या है, इजाकेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हो, जिसमें क्या होता है, ठेकेदार क्या करता था, किसानों से क्या है, टैक्स वसूलता था। और जितना ज्यादा टैक्स वसूलता था, उसे उतना ही ज्यादा मुनाफा या उतना ही ज्यादा किसको, मुगल दर उसमें बंगाल के नवाब को देता था। तो इसने क्या किया, एक इजाकेदारी व्यवस्था की, जिसमें किसानों का शोषण ही होता है। इसके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ठेकेदारी व्यवस्था या इजाकेदारी व्यवस्था किसने शुरू की है। इसने इजाकेदारी या ठेकेदारी, ठेकेदारी व्यवस्था शुरू की, जिसमें क्या था, सिर्फ किसानों से सॉरी, किसानों से टैक्स वसूलना, और इससे क्या होता था, किसानों का शोषण, किसानों का शोषण। तो यह किसी गलत व्यवस्था थी, लेकिन इसी क्रम में क्या होता है, इसकी आगे चल के 1727 में इसकी डेथ हुई। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका कोई पुत्र तो है नहीं, तो पुत्र नहीं है, तो ये क्या करता है, इसका एक दामाद है जिसका नाम है सुजाउद्दीन। तो ये क्या करता है, सुजाउद्दीन को अगला नवाब बना देता है, या गद्दी किसको मिलती है, अगले नवाब सुजाउद्दीन को। इसे लिखे, मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं। इसी कारण क्या किया है, दामाद को गद्दी मिली। और दामाद कौन है, सुजाउद्दीन। तो अब नवाब कौन बन गया है, अगला नवाब बना सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन भी क्या है, एक योग्य शासक है, एक शक्तिशाली और एक मजबूत शासक है। तो सुजाउद्दीन को क्या करते हैं, जो मुगल है, मुगलों ने क्या किया, मुगलों ने, या मुगल बादशाह लिख लो, मुगल बादशाह ने सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी भी दी। तो अब इनके पास कौन से क्षेत्र हो गए, अब जो है इनके पास, अब किस किस की है, बंगाल की भी है और उड़ीसा मिल गया और बिहार मिल गया। अब देख सकते हो तुम, इतना बड़ा क्षेत्र है कि उस समय का बंगाल, बंगाल में उस समय बांग्लादेश भी आता था, तो उस समय का बांग्लादेश या बंगाल और उड़ीसा और बिहार, ये बहुत बड़े क्षेत्र थे। अब इस क्षेत्र पर क्या है, प्रशासन चलाना
इतना आसान तो है नहीं। तो ये क्या करेगा, एक पद निकालता है, कौन, शुजाउद्दीन। नायब सूबेदार तो खुद है, नायब सूबेदार का तो पद मिला हुआ है खुद को, और खुद नवाब भी बना बैठा है। मुगलों ने क्या किया है, नवाब वो सूबेदार का पद दिया हुआ। तो ये क्या करेगा, एक नायब सूबेदार का पद निकालो, मतलब डिप्टी सूबेदार कह सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारे जो स्टेट में क्या होता है, एक डीएम कलेक्टर पद जो होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो इसी उसी क्रम में एक उससे नीचे पोस्ट क्या होती है, एसडीएम, जिसे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तो क्या हो गया, इसी में क्या करेगा, एक नायब सूबेदार का पद निकालेंगे। तो सुजाउद्दीन सुजाउद्दीन ने प्रशासन चलाने के लिए प्रशासन प्रशासन चलाने के लिए नायब सूबेदार का पद निकाला। नायब सूबेदार का पद बनाया, और इस पद पे किसको बैठाया है, इस पद पे जो बैठाया है, इस पद पे जो बैठा है वो बैठा है अलीवर्दी खान। कौन बैठा है, अलीवर्दी खान। तो इस समय नायब सूबेदार कौन है, अलीवर्दी खान। और अलीवर्दी खां क्या है, एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली और एक योग्य शासक है। यह भी क्या है, एक शक्तिशाली और योग्य शासक है। तो अलीवर्दी क्या चाह रहा है कि, ये क्या चाह रहा है कि सुजाउद्दीन जो गद्दी पर बैठा है, इसको हटा के क्या करना चाह रहा है, खुद गद्दी पर बैठना चाह रहा है। लेकिन अगर खुद गद्दी पर अलीवर्दी बैठ गया, तो डर किससे है, सुजाउद्दीन से। और डर भी रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जो ये पद मिला है वो भी चला जाए। तो ये डरता है किससे, सुजाउद्दीन से। और वक्त का इंतजार करता है कि चलो किसी समय तो वक्त आएगा जब हमको गद्दी मिलेगी। तो आगे चलें, आगे लिखते हैं। अलीवर्दी खुद बंगाल का नवाब बनना चाहता है, लेकिन डरता किससे है, सुजाउद्दीन। लेकिन डर किसका है, सुजाउद्दीन का। और क्या करता है, थोड़ा वक्त का इंतजार। डर किसका है, सुजाउद्दीन से, वक्त का इंतजार किया। और इसी क्रम में, वक्त का इंतजार क्रम में, जो 1739 में सुजाउद्दीन की सुजाउद्दीन की क्या हो जाती है, मृत्यु हुई। तो अब सवाल उठता है कि अब अगला नवाब कौन बनेगा। अलीवर्दी खां अपना जोर लगा रहा है कि हमको नवाब बनना है। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है, अगला नवाब जो बना दिया जाता है वो बना दिया जाता है सरफराज खान को। अगला नवाब अगला नवाब सरफराज को बनाया जाता है। नाम सुना होगा सरफराज का आपने। ये वो वाले सरफराज नहीं है जो क्रिकेट में खेलते हैं, सरफराज उस समय पे सरफराज थे। पीके मूवी में भी सरफराज नाम आता है, आपने सुना होगा। जब रॉन्ग नंबर से कॉल या वो लगती है, जो पाकिस्तान में जो सरफराज रहता है तो ये सरफराज खां को क्या बनाया जाता है, अगला नवाब बना दिया जाता है। जो सरफराज खां है, सरफराज खां क्या है, एक शक्तिशाली शासक नहीं है, मतलब एक कमजोर है, इसे राजनीति की अच्छी जानकारी है। तो सरफराज खां क्या है, यह योग्य नहीं है, और इसे राजनीति की भी अच्छी जानकारी नहीं है। अच्छी
जानकारी नहीं। लेकिन अलीवर्दी खां क्या है, अभी भी क्या चाह रहा है कि सरफराज को हटा के गद्दी पर हम बैठे, लेकिन एक आदमी से अभी भी डर। वो आदमी कौन है जिससे वो अभी भी डर रहा है? तो यहां तक लिखें, लेकिन अलीवर्दी खां अभी भी नवाब बनना चाहता, अभी भी क्या चाह रहा है, नवाब बनना। लेकिन डरता है, डरता किससे? लेकिन अभी भी इसे एक आदमी का डर है, वो है मोहम्मद शाह रंगीला, जो मुगल बादशाह। मोहम्मद शाह रंगीला से क्यों डर रहा है? वो इस वजह से डर रहा है क्योंकि अभी जो बंगाल जो है, वो अभी भी मुगलों के नियंत्रण में तो है ही है, क्योंकि अभी पूरी तरह तो आजाद नहीं है। मैंने आपको लिखवाया कि लगभग स्वतंत्र हो चुका है, अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है। अगर इसने अलीवर्दी खान ने सरफराज को मारने की कोशिश की, अगर खबर किसको पहुंच गई, मोहम्मद शाह रंगीला को, तो क्या हो सकता है, अलीवर्दी खां को गद्दी से हटाया भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है। तो अभी भी अलीवर्दी खां क्या है, इससे डर रहा है। किससे? मोहम्मद शाह रंगीला से। और मैंने आपको कारण बता दिया किस वजह से डर रहा। तो लेकिन डर है किसका? मोहम्मद, या बादशाह लिख लो, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह और मोहम्मद, कि कहीं मोहम्मद शाह रंगीला क्या करे, सरफराज की सहायता न करे, कि कहीं सरफराज सरफराज की सहायता ना कर दे। लेकिन इसी क्रम में क्या होता है, 1739 में क्या हो जाता है, एक ईरान का बहुत बड़ा शासक है जिसका नाम है नादिर शाह। और नादिर शाह का क्या होता है, दिल्ली पर आक्रमण होता है, दिल्ली की तरफ, मोहम्मद शाह रंगीला के उसमें, मुगलों के। तो क्या होता है, एक करनाल जो हरियाणा में एक जगह पड़ती है, उसमें युद्ध होता है। और उसमें क्या होता है, मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह ने इतना पीटा, इतना पीटा, पीट पीट के लाल। तो रंगीला को क्या कर दिया, अच्छे से रख, और सारा जो खजाना है रंगीला का वो लेके नादिर शाह चला गया। और साथ ही ये चीज अलीवर्दी खां देख रहा है कि यार, हम खमा खां इस मोहम्मद शाह रंगीला से डर रहे थे, ये तो किसी काम के नहीं निकले। इनका तो खुद यार अपना शासन नहीं चला पा रहे ठीक से, इनसे तो हम खामा खां डरे बैठे थे कि कहीं ये सरफराज की सहायता नहीं, ये खुद की तो सहायता कर लें तब जाके सरफराज की सहायता कर पाएंगे। और नादिर शाह इनका सारा जो है लूट लाट के ले गया है। तो क्या करता है इसी क्रम में, अलीवर्दी खां क्या करेगा, सरफराज की हत्या करेगा आगे चल के। तो आप लिखें, उधर ईरान के शासक नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का जब आक्रमण होता है करनाल नामक जगह पर युद्ध, युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो इसमें क्या हुआ, नादिर शाह ने क्या किया, मोहम्मद शाह को हरा दिया, और सारा खजाना लूट, सारा खजाना क्या किया, लूट लिया। और यह सब क्या है, अलीवर्दी का देख रहा है।
यह सब अलीवर्दी खां देख रहा है कि यार हम तो खामखा इस रंगीला से डले हुए थे। एक नंबर का जो रंगीला था, एक नंबर का वाहियात बादशाह कह सकते हो। ये बिना वस्त्रों के क्या होता था, अपने दरबार में घूमता था। और कह सकते हो कि एक नंबर का जो वाहियात कहते हैं ना, एक नंबर का वाहियात किस्म का बादशाह। ताथैया मतलब ऐसे करते अपने राज्य में घूमना। और इसी ने, जब आप समझ सकते हो कि जब आपके जो बादशाह हैं वो अगर ठीक नहीं होंगे या शासन को संभाल नहीं पाएगा, तो उस व्यवस्था को चौपट होने में समय नहीं लगेगा। ये इस तरह के बादशाह बैठ रहे हैं कि जो राज्य में ताथैया ताथैया करते घूम रहे हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला कैसा है, एक रंगील कह सकते हैं ना, रंगीला, इसी वजह से इसका नाम भी रंगीला पड़ा। तो ये क्या था, रंगीला ही था। इसी कारण से क्या होते हैं, हारते भी हैं, क्योंकि अब खुद को तो संभाल पा नहीं रहे, साम्राज्य क्या संभाल पाएंगे। तो सारा खजाना भी क्या हुआ, वो इसका लूट के ले गया। और ये सब क्या है, अलीवर्दी खां देख रहा है। अलीवर्दी ने इसी का फायदा उठाकर सरफराज खां को घिरिया के युद्ध में हरा दिया। इसी सबको देखते, इसी सबको देखकर अलीवर्दी खां ने सरफराज को घिरिया युद्ध में हराया। और घिरिया का युद्ध जो होता है, ये होता है 1740, 1740 में हरा दिया। और क्या किया, सरफराज की हत्या कर दी। और सरफराज की हत्या। तो अब नया नवाब कौन बन गया, अब बनेगा बंगाल का नया नवाब अलीवर्दी खां। अब नया नवाब अलीवर्दी, अब नया नवाब ऐसे लिख ले बंगाल का। अब नया नवाब बंगाल का कौन बना, अलीवर्दी। इसका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1740 से 1756। नवाब खुद बन गया, जो इसकी चाह थी वो इसको मिल गई। आप भी ऐसे ही अगर आप मेहनत करोगे तो शायद आपको भी सफलता मिले। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, किसी चीज का थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है। इसने इंतजार किया और वक्त आया, और एक वक्त आया तो गद्दी पर बैठ गए। तो आपका भी समय आएगा, ऐसा नहीं, आप भी मेहनत करते रहें। मेहनत करोगे तो आपको जरूर सफलता हासिल हो। तो अलीवर्दी खां क्या है, गद्दी पर बैठ गया है, और 1740 से 1756 तक का शासनकाल। लेकिन जो इसका शासनकाल जो रहता है वो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। मतलब एक कठिनाई भरा शासन गुजरा। क्यों, क्यों इसका शासन कठिनाई से गुजरा है, इसकी, इसका शासन, इसकी स्थिति अच्छी नहीं रही। कारण क्या है, कारण या समस्या, जो इस समय क्या है, जब ये गद्दी पर बैठ रहा है तो इस समय क्या है, मराठी जो है बहुत ज्यादा ताकतवर। और मराठे क्या कर रहे हैं, लगातार बंगाल पे आक्रमण कर रहे हैं। इसके समय में कम से कम मराठों ने 5 बार आक्रमण किया। और मराठों में जो इस समय पर गद्दी पर बैठा है वो बैठा है बाजीराव प्रथम। जो बाजीराव मस्तानी थे वाली मूवी है, जो बाजीराव प्रथम है, उसका बेटा बैठ रहा है, बालाजी बाजी, जिसने लगातार बंगाल पे आक्रमण किया। और अलीवर्दी खां भी परेशान हो गया इसके आक्रमण से। तो क्या होता है, आगे लिखें समस्या क्या है।
मराठे का इसके शासनकाल में इसके शासनकाल के दौरान लगातार 5 बार आक्रमण किया। और मराठों में कौन है इस समय? पेशवा बालाजी बाजीराव। एक शक्तिशाली शासक बैठे हैं, उस समय पेशवाओं का दौर चल रहा है, बहुत अच्छे शक्तिशाली हैं इस समय पे। तो क्या होता है, लगातार 5 बार आक्रमण किया। लेकिन अलीवर्दी खां भी परेशान है कि यार कैसे किस प्रकार से मराठों से उलझा जाए। लेकिन अगर मराठों से उलझना है तो उनके बराबर क्या है, आपको सेना मजबूत करनी पड़ेगी, सेना को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेना ही है जो आपको युद्ध जितवा सकती है। तो इसी क्रम में क्या करेगा, ये अपनी सेना को बढ़ाए। इसी क्रम में इसी क्रम में इसी क्रम में इसने सेना को मजबूत करने की योजना बनाई। और जगह जब आपको क्या कहे, सेना मजबूत करनी हो, तो उसके लिए सेना मजबूत करने के लिए ऐसे तो हो नहीं जाएगी, उसके लिए पैसा भी चाहिएगा। तो पैसा कहाँ से आए? तो जब अलीवर्दी खां सेना को मजबूत करेगा, उसके लिए पैसा चाहिएगा। तो पैसा किससे लेगा? ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं या जमींदार हैं या बैंकर्स हैं, उनसे क्या करेगा, जो इसके उसमें बैठे हुए हैं, उनसे ये क्या करेगा, पैसा। तो जिनमें एक जगत सेठ और अमीचंद नाम के 2 व्यक्ति थे, उनसे क्या के लिए इसने पैसे उधार दिए। इसने सेना के लिए पैसा जगत सेठ व अमीचंद नामक बैंकरों से पैसा लिया। तो ये क्या करता है, उनसे अच्छा खासा पैसा ले लेता है और सेना को क्या करता है, मजबूर करता है। लेकिन जब ये दोनों पैसा दे देते हैं तो इनकी क्या होती है, जो इनके प्रशासन में क्या हो गया, इसका इनका हस्तक्षेप चालू हो। क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा पैसा दिया है, तो इसी क्रम में क्या करते हैं, ये जो बंगाल में है उसमें हस्तक्षेप करना चालू कर। तो जगत सेठ का अमीचंद बैंकरों का प्रशासन हस्तक्षेप। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी से पैसा ले रहे हो तो वो तो आपके काम में किसी ना किसी में दखलंदाजी देगा। तो इसके लिए क्या है, ये एक समस्या बन गई कि यार इनका हस्तक्षेप चालू हो गया, हमने तो बड़े गलती कर दी कि अब हमारे प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन फिर एक और समस्या है, समस्या एक और है, समस्या एक और समस्या क्या है, जो इस समय जो बंगाल में डच और फ्रेंच और ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। तो जो डच और फ्रेंच है वो अच्छा खासा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन क्या है, ब्रिटिशर टैक्स नहीं दे रहे। ब्रिटिशर क्यों नहीं टैक्स दे रहे, इसके पीछे कारण क्या है? तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब फर्रुख शेर का शासनकाल रहता है, उस समय में क्या होता है, फर्रुख शेर की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है या किसी की महिला की तबीयत खराब। तो ब्रिटिशर क्या करते हैं, अपनी डॉक्टरों की टीम भेजते हैं और वो क्या होते हैं, उसको ठीक कराते हैं।
तो इसी में खुश होकर फर्रुखसियर क्या करता है, एक शाही फरमान जारी करता है जिसमें क्या लिखता है कि 3,000 वार्षिक देने पर आप क्या है, व्यापार कर सकते हो। आपको कोई टैक्स नहीं देना, एक बार आपको टैक्स देना है, फिर आप पूरी साल व्यापार कर सकते हो। तो इसी कार्य का फायदा किसका उठा रहे हैं वो, ब्रिटिशर क्या है, इस चीज का फायदा उठा रहे हैं बंगाल में। और सबसे ज्यादा जो व्यापार कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोक टोक भी खत्म कर दी थी उनकी बंगाल के अंतर्गत कि आपको कोई कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे ज्यादा व्यापार भी कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे। और डच जो और फ्रेंच हैं वो कम व्यापार भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें उतना वो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं। तो इस चीज से भी क्या है, अलीवर्दी परेशान है कि यार ये भी एक समस्या ही बन बैठे हैं। और जब भी वो उनसे टैक्स मांगने की कोशिश करता तो वो क्या करते, उस फर्रुखसियर के फरमान को उसको दिखा देते कि ये इसको पढ़ो कि इसमें जो लिखा हो। तो इसकी भी एक समस्या थी, क्योंकि जब शासन आप चला रहे हो तो जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आप तो किस प्रकार से शासन चला सकते हैं, क्योंकि पैसा तो जरूर चाहिए होगा। जब टैक्स ही नहीं आएगा आपके पास तो आप प्रशासन कैसे चला लोगे, क्योंकि सेना को कहां से आप पैसा दोगे। तो इसी क्रम में क्या है, ये भी इसके लिए एक समस्या बन बैठे हैं। तो समझते हैं आगे, समस्या क्या है बंगाल में। बंगाल में डच, डच कहाँ बैठे हैं, वेदरा, वेदरा नामक जगह है। वह फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ है, चंदनगर के अंदर है। वह ब्रिटिशर, ब्रिटिशर कहाँ है, कलकत्ता। तो डच व फ्रेंच टैक्स चुकाते हैं, लेकिन ब्रिटिशर टैक्स नहीं देते। व्यापार भी कर रहे हैं और टैक्स भी नहीं दे रहे। कारण, फर्रुखसियर का फरमान। और इस फरमान में क्या लिखा हुआ था, 3,000 रुपये वार्षिक और व्यापार। 3,000 व्यापार देने हैं, 3,000 वार्षिक देने हैं और आपको व्यापार या टैक्स नहीं देना। जाहिर सी बात है कि जब व्यापार भी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा व्यापार भी किया, सबसे ज्यादा व्यापार भी यही कर रहे हैं। तो क्या होता है आगे चल के, इसी कारण प्रशासन, इसी कारण अलीवर्दी खाका प्रशासन में पैसा कम और कमजोर, इसी सब से परेशान होकर क्या होता है, इसकी 1756 में डेथ। इसी क्रम में 1756 में इसकी मृत्यु हो। इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो नवाब बनेगा इसका भी कोई बेटा नहीं है, लेकिन ये इसका क्या होता है, इसके बाद इसकी बेटी का बेटा, इसकी बेटी का बेटा सिराज उद्दौला गद्दी पर
बैठता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो कहानी होगी उसे पढ़ेंगे हम सिराजुद्दौला के बारे में, कि सिराजुद्दौला किस प्रकार से अपना शासनकाल चलेगा सिराजुद्दौला का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में ना भी आया हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके पूछ सकता है, उसको आपको जरूरी आंसर मिलेगा उसका। तो अगली जो क्लास रहेगी हमारी वो सिराजुद्दौला से स्टार्ट होगी। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।